चलो ठीक है। अब देखो जो हमने जो लास्ट जो मैंने तुम्हारे साथ बात करी थी, अपनी बुक को खोल लो यार एक बार। पहला वाला था एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, जिसमें हमने अभी तक बात कर ली थी। आज जो हम बात करेंगे तो देखो जो सेकेंड जो फंक्शन है ना, पहले जो प्राइमरी फंक्शन था एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, अब सेकेंडरी फंक्शन को आप देख लो तो वो है आपकी बुक में जो दिया हुआ है गिविंग क्रेडिट और लोन। ठीक है जी। इसको जरा डिटेल में एक बार समझ लेते हैं। तो अपने बुक में देखना तो यहाँ पर कितने टाइप के यहाँ पर आपको लोन यहाँ पर दिख रहे हैं, तो लिखा हुआ टर्म लोन्स और आउटराइट लोन्स दिख रहा है। उसके बाद देखो तो कैश क्रेडिट है, फिर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ हैं, हाउसिंग बिल्डिंग और होम लोन है, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स जैसे कि कार लोन हो गया, फिर एजुकेशन लोन हो गया, और है लोन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। ठीक है। तो ध्यान से इसको एक बार फिर से देख लो। हम यहाँ पे सेकंड फंक्शन में बात कर रहे हैं, बुक पे ध्यान देना। पहला है गिविंग क्रेडिट और लोन में, पहला वाला कौन सा है, टर्म लोन और आउटराइट लोन्स। दूसरा है कैश क्रेडिट, उसके बाद है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़, और उसके बाद है हाउसिंग बिल्डिंग और होम लोन, फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन जैसे कि कार लोन, फिर एजुकेशन लोन और लोन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। एक एक करके हम इसको देखते हैं। तो ध्यान से सबसे पहले समझना कि सबसे पहले हम जो चर्चा कर रहे हैं वो है हमारे पास, सबसे पहले इसको समझो कि है क्या चीज़, कि गिविंग क्रेडिट और लोन क्या है। ये ना बैंक का ना सेकंड फंक्शन है। पहला वाला फंक्शन कौन सा था, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट था। सेकंड वाला फंक्शन क्या है कि आप क्या करेंगे कि हमारे पास जो कमर्शियल बैंक है वो लोन देना स्टार्ट करेंगे, क्या क्रेडिट देना स्टार्ट करेंगे। समझ में आ रही बात। तो बैंक्स क्या करेंगे, ध्यान से कोई बिजनेस को ले लो अपने दिमाग में। अगर सपोज करते कोई मतलब बिजनेस, मतलब चाहे वो कोई ट्रेडिंग बिजनेस भी हो सकता है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस भी हो सकता है। ट्रेडिंग बिजनेस का मतलब क्या है कि इस तरीके का कोई बिजनेस जिसका काम क्या है, वो कमोडिटीज़ को खरीदेगा, गुड्स को खरीदेगा और उनको आगे सेल कर देगा। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है कि भैया मैं क्या कर रहा हूँ, रॉ मटेरियल परचेस कर रहा हूँ, उससे मैं फिनिश गुड्स बना के बेच रहा हूँ, तो वो मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब जब मुझको क्या करना है, सपोज करते हैं मुझको अगर बिजनेस करना है, या कल के दिन जब आपको ही बिजनेस करना पड़ेगा, तो आपको पैसों की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो आप किसी भी कमर्शियल बैंक के पास जाओगे, और जब आप उस कमर्शियल बैंक के पास जाओगे तो आप वहाँ से लोन अप्लाई कर सकते हो, या आप लोग बैंक से क्रेडिट ले सकते हो। ठीक है। उसके जब आपको पैसा मिल जाएगा, फिर आप जो भी बिजनेस चाहो वो कर सकते हो, चाहे वो ट्रेडिंग हो चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो। ठीक है। जब हम लोग क्या करेंगे कि अगर सपोज करते हैं मैं किसी कमर्शियल बैंक के पास गया, मैंने कहा कि मुझको भी बिज़नेस करना है और मुझको बिज़नेस करने के लिए पैसा चाहिए, तो बैंक मुझको क्या करेगा, लोन देगा। और लोन के बदले पे वो मुझसे क्या करेगा, मॉर्गेज कर सकता है। मॉर्गेज करने का मतलब आप इस तरीके से समझो, वो बोलेगा कि भैया तुम्हारे पास कोई प्रॉपर्टी है, तो वो मुझको बैंक के पास मॉर्गेज करनी पड़ेगी। गोल्ड करना पड़ सकता है, कंपनी के शेयर्स मॉर्गेज कर सकते हैं, या फिर कंपनी के कोई भी असेट्स हो गए। ठीक है। जैसे कि लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, कोई भी मेरे पास असेट्स है, तो वो मुझको क्या करना पड़ेगा, मॉर्गेज करना पड़ेगा। मतलब मुझे कमर्शियल बैंक के पास उसको गिरवी रखना पड़ेगा। उसके बाद कमर्शियल बैंक मुझको क्या कर देगा, लोन देना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। अपनी बुक में यहाँ पे ध्यान देना। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला वाला जो बात हम जो आज स्टार्ट करेंगे, क्रेडिट फैसिलिटी जो हमको कमर्शियल बैंक से मिलती है, वहाँ पे पहला वाला कौन सा है, तो आप बुक में ध्यान दो, टर्म लोन्स और आउटराइट लोन। फिर से बता रहा हूँ, बुक में ध्यान देना, टर्म लोन्स और आउटराइट लोन्स। ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस वाले केस में क्या हो रहा है कि टर्म लोन में क्या करेंगे, जितनी भी हमारे पास सेंक्शन अमाउंट है, सपोज करते हैं कि बैंक ने क्या करा, मुझको बिजनेस करने के लिए मुझको अमाउंट सैंक्शन करी, मान लो 10 लाख रुपए मुझको सैंक्शन करी, वो तुरंत ही कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, मेरे करंट अकाउंट पे। ध्यान से समझना, लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस करा था फिक्स्ड अकाउंट, सेविंग, करंट, याद आ रहा। तो जितना भी मेरी सैंक्शन अमाउंट है, सपोज करते हैं बैंक ने मुझको सैंक्शन करे 10 लाख रुपये, वो तुरंत क्या कर देंगे, 10 लाख रुपये मेरे करंट में मुझको सैंक्शन कर देंगे। समझ में आ गया। एक तरीके का आप इसको बिजनेस लोन समझ लो। अब बात करते हैं कि मैं इन पैसों का क्या करूंगा। मैं इन पैसों से मैं बिल्डिंग बना सकता हूँ, मुझको कोई नई मशीनरी चाहिए मैं उसको परचेस कर सकता हूँ, मुझको कोई नई व्हीकल चाहिए मैं उसको परचेस कर सकता हूँ। समझ में आ गया। इसका जो जनरली जो टर्म लोन्स का जो टाइम पीरियड है वो 1 साल से 10 साल के बीच में होता है। अगर उन्होंने मुझको 10 लाख रुपए दे दिए, जो भी मेरी सैंक्शन अमाउंट थी वो मुझको मिल जाएगा, मैंने उसको यूज़ कर लिया। अब मुझको बैंक को क्या करना पड़ेगा, उसको हर महीने वापस करना पड़ेगा, जिसको हम EMI के नाम से जानते हैं, इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं। एक और चीज़ यहाँ पे जरा ध्यान से समझना कि जो आपके पास जो टर्म लोन्स है, जो आउटराइट लोन है, एक तरीका का सिक्योर्ड लोन है। ध्यान से इस चीज़ को समझो, क्या है सिक्योर्ड लोन। मैंने बैंक से सपोज करो 10 लाख रुपए लिए, और उस 10 लाख रुपए से मान लो मैंने कोई व्हीकल खरीद लिया या कोई मशीनरी खरीद ली। तो जो मशीनरी है, ध्यान से इस चीज़ को समझना, जो मशीनरी है, जो मैंने व्हीकल परचेज करा, वो मॉर्गेज किसके पास मतलब मॉर्गेज तो नहीं, लेकिन वो मतलब कल के दिन मान लो मैं अगर पैसे नहीं दे पाया, तो बैंक उसको उस असेट से रिकवर कर सकता है। मतलब कि उस व्हीकल को बेच के बैंक उस पैसे को रिकवर कर सकता है। तो एक तरीके का ये क्या है, सिक्योर्ड लोन है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। समझ में आ गया। जैसे कि मान लो मैंने कोई बिल्डिंग पर परचेस करने के लिए करा, कल के दिन मैंने अगर मैं टाइम पे पैसे नहीं दे पाया, तो भैया बैंक उस बिल्डिंग को
बेच के अपने पैसे रिकवर कर सकता है, ठीक है। और मुझको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जिसको मैंने ना वो मुझको ईएमआई पे करनी पड़ेगी, जिसमें प्रिंसिपल भी रहेगा और इंटरेस्ट भी रहेगा, जिसको मैंने क्या बोला, इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। यहाँ तक कोई दिक्कत? ध्यान से समझना, टर्म लोन्स में जितनी भी जो सैंक्शन अमाउंट हो एक साथ मुझको मिल जाती है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है आपके पास बुक में देखो तो नेक्स्ट में क्या है भैया, कैश क्रेडिट है। नेक्स्ट क्या है तुम्हारे पास, कैश क्रेडिट है। अब ध्यान से इसको समझना, टर्म लोन्स को जितनी भी बात तुमको समझ में आई उसकी नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए आपको कैश क्रेडिट को समझना है। टर्म लोन एक तरीके का लॉन्ग टर्म लोन था, मीडियम और लॉन्ग टर्म लोन था, लेकिन अगर मैं कैश क्रेडिट के बारे में बात कर रहा हूँ तो ये एक तरीके का है शॉर्ट टर्म लोन है। ऐसा है, शॉर्ट टर्म लोन है। अब एक नई चीज़ तुम यहाँ पे मेरे से सुनने वाले हो, वो है भैया वर्किंग कैपिटल। अगर मुझको बिजनेस करना है ना, तो देखो बिजनेस की ना एक साइकिल होती है, सिंपल सी बात है। मान लो कि सपोज करो मेरे पास बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग, मैं क्या करता हूँ, कोई रॉ मटेरियल खरीदता हूँ, रॉ मटेरियल से मैं क्या करता हूँ, फिनिश गुड्स बनाता हूँ, उस फिनिश गुड्स को मैं बेच देता हूँ। समझ में आ रहा है? तो सिंपल आप बिजनेस साइकिल को इस तरीके से आप समझ लो। मैंने क्या बताया कि मैं रॉ मटेरियल परचेस कर रहा हूँ, रॉ मटेरियल परचेस करने के बाद मैंने क्या करा, उससे फिनिश गुड्स बनाए, फिनिश गुड्स को मैंने बेच दिया। अब जब मैं उसको मार्केट में बेच रहा हूँ ना, तो एक और वर्ड यहाँ पे समझना, रिसीवेबल्स। क्या समझोगे, रिसीवेबल्स। अब जब मैं उसको मार्केट में बेच रहा हूँ तो ऐसा भी हो सकता है कि मैं उसको कैश में बेचूँ और मैं उसको उधार पर भी बेच सकता हूँ, क्रेडिट पर भी बेच सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं अपने फिनिश गुड्स को मार्केट में उधार पर बेच रहा हूँ तो मेरे रिसीवेबल्स क्रिएट हो जाएंगे। क्या क्रिएट हो जाएंगे, रिसीवेबल्स क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। और रिसीवेबल्स में भी आप दो वर्ड और समझो, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल्स। ध्यान से समझना, रिसीवेबल्स में मैं आपको दो वर्ड और समझा रहा हूँ, कौन कौन से, डेटर्स और रिसीवेबल्स। अब डेटर्स क्या है, डेटर्स मतलब होता है देनदार। अगर मैंने उधार पे सामान बेचा, ध्यान से समझना, अगर मैंने उधार पे सामान बेचा, सपोज करते हैं मैंने राम को 2 लाख रुपए का उधार पे सामान बेच दिया और राम मुझको कहता है कि मैं इसकी पेमेंट 15 दिन बाद करूंगा या 1 महीने बाद करूंगा, तो राम मेरे लिए 15 दिन या 1 महीने के लिए क्या बन जाएगा, डेटर्स बन जाएगा, देनदार बन जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का। अब मेरे पास कुछ ऐसे बिल्स हैं जो मैंने सामान बेच दिया, उन बिल्स में मुझको पैसा मिलना है 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, जो भी है, तो उन बिल्स को मैं बोल रहा हूँ बिल्स रिसीवेबल्स। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। रिसीवेबल्स की कहानी कब स्टार्ट हो रही है, जब मैं उधार पर सामान बेच रहा हूँ। अगर मैंने नगद में सामान बेचे तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास से सामान चल जाएगा और मुझको बदले में क्या मिल जाएगा, कैश मिल जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो कैश क्रेडिट समझना कि मुझको अपने बिजनेस साइकिल में पैसे की रिक्वायरमेंट है। अब सपोज करो कि मैंने उधार पे सामान भी बेचा, लेकिन मुझको सामने पेमेंट भी तो करनी है, तो उस पेमेंट के लिए मेरे पास पैसे भी तो होने चाहिए। तो अगर जब मुझको अपनी वर्किंग कैपिटल को मैनेज करना है, अगर मुझको अपनी वर्किंग कैपिटल को मैनेज करना है, वर्किंग कैपिटल मतलब वो पैसा जो मुझको अपनी बिजनेस साइकिल में रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, कैश क्रेडिट का सहारा ले सकता हूँ। मैं कमर्शियल बैंक के पास जाऊँगा मैं, और कमर्शियल बैंक मेरे लिए क्या कर लेगा, एक लिमिट सेट कर लेगा। ध्यान से समझना, कमर्शियल बैंक मेरे बिजनेस को देखते हुए मेरी एक लिमिट सेट कर लेगा, उसके हिसाब से मुझको एक लिमिट दे देगा। मैं उस लिमिट को यूज़ करके अपनी पेमेंट्स कर सकता हूँ। आई बात समझ में? इसको इस तरीके से समझो कि मान लो कि मैंने जो सेल करी, वो सेल करने के बाद मुझको पैसा 1 महीने बाद में मिल रहा है, लेकिन मुझको आज ही पेमेंट करनी पड़ रही है, तो मैं कैश क्रेडिट का इस्तेमाल करके अपनी पेमेंट कर सकता हूँ। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। और मैं क्या करूँगा, जितना भी मैं पैसा मैं विड्रॉ करूँगा, सपोज करो इसको इस तरीके से समझो कि बैंक ने क्या करा, मेरी लिमिट सेट कर ली 10 लाख रुपये, मैंने उसमें से 4 लाख रुपये इस्तेमाल करे, तो मैं बैंक को क्या करूँगा, 4 लाख में ही इंटरेस्ट पे करूँगा। इतनी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं। तो कैश क्रेडिट समझ में आया। इससे पहले मैंने टर्म लोन, आउटराइट लोन जो समझाया था वो भी समझ में आया। दोनों को कंपेयर करके समझो, धीरे धीरे करके समझो, और जितनी भी बात आप यहाँ पे समझ रहे हो उसको एक बार बुक से पढ़ो और उसको क्रॉस चेक भी करते हुए चलते चलो, ठीक है। हमको क्या करना है कि जितनी भी बुक्स हैं, मतलब जो भी हम पढ़ रहे हैं, वो चीज़ें हमको अच्छे ढंग से समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट जो आप बुक में देखोगे, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़, ध्यान से मेरी बात समझना, ये भी जनरली किनको मिलती है, करंट अकाउंट होल्डर को मिलती है। इसमें क्या चीज़ है कि सपोज करते हैं कि मेरी किसी बैंक के साथ बैंकिंग है और वो मुझको देखते हैं कि मेरी वहाँ पे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन डेली है, लगातार है और अच्छी ट्रांजेक्शन। समझ में आ रहा? मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मेरी ट्रांजेक्शन एक बैंक के साथ होती है, मैं उसी बैंक में मेरा पैसा भी आता है, उसी बैंक से मैं पेमेंट भी करता हूँ। एक दिन की बात है कि मुझको 10 लाख रुपए की पेमेंट करनी पड़ेगी। ध्यान से समझना, मुझको 10 लाख रुपए की पेमेंट करनी पड़ेगी, लेकिन उस समय मेरे बैंक में सिर्फ 8 ही लाख रुपए थे। मुझे पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी, 10 लाख रुपए की, लेकिन बैंक में है कितने, 8 लाख रुपए। इस केस में बैंक मुझको क्या कर सकता है, 2 लाख रुपए की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे सकता है कि आप अपनी पेमेंट कर लो, बाद में हमको वापस कर देना, ठीक है। ओवरड्राफ्ट भी आप समझ गए। अब नेक्स्ट देखो बुक में क्या है। पहला वाला कौन सा था, टर्म लोन्स था। बुक में ध्यान देना यार, पहला टर्म लोन्स था जिसको हम आउटराइट लोन्स के नाम से भी जानते हैं, फिर कैश क्रेडिट था, ये भी आप समझ के, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज़ भी आप समझ के। उसके बाद है आपके पास है हाउस बिल्डिंग और होम लोन।
सिंपल है, नाम से ही पता लग रहा है। मान लो मुझको क्या करना है, कोई फ्लैट परचेज करना है, याद रखना मुझको क्या करना है, कोई फ्लैट परचेज करना है अपने रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए, कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं कोई 1 करोड़ का फ्लैट पर परचेज कर लूँ और उस पर मैं रहूँगा, या फिर मुझको कोई ज़मीन पर परचेज करनी जहाँ पर मैं अपना घर बनाऊँगा। तो अगर उसके लिए मुझको पैसे की रिक्वायरमेंट है, 1 करोड़ रुपए का मुझको घर तो खरीदना है, लेकिन मेरे पास अभी फ़िलहाल नहीं है, तो मैं बैंक के पास जाऊँगा, तो बैंक मुझको मेरा घर खरीदने के लिए और मुझको ज़मीन के लिए जिसमें मुझे अपना घर बनाना है, या वो फ्लैट जहाँ पर मुझको रहना है, रेजिडेंशियल पर्पस याद रखना, उसके लिए मुझको बैंक क्या कर देगा, लोन दे देगा। और जनरली लोन क्या होता है कि मुझे 80% तक मुझको लोन मिल जाता है, और ये कौन सेट करता है, ये भी बैंक ही सेट करता है, ठीक है। वो मेरे घर की या मतलब मेरे फ्लैट की या उस ज़मीन की वैल्यू निकाल लेगा और उसका 80% तक मुझको सैंक्शन कर देगा। इस चीज़ में ध्यान में रखना कि जो मेरा जो फ्लैट है या जो मेरी ज़मीन है वो मॉर्गेज रहेगी, गिरवी रहेगी, किसके पास, बैंक के पास रहेगी। अब तुम बोलोगे कब तक रहेगी गिरवी, जब तक मैं उनको फाइनल पेमेंट ना कर दूँ, तो मैं उनको हर महीने अपनी पेमेंट कर सकता हूँ। EMI बन जाएगी मेरी, जितना भी मेरा प्रिंसिपल रहेगा प्लस उसमें इंटरेस्ट रहेगा, और मैं हर महीने बैंक को पे करता रहूँगा। और जैसे ही मैंने फाइनल अमाउंट पे करी उसके बाद मेरा जो है बैंक क्या हो जाएगा, और मेरे पास जो मेरा घर है वो क्या हो जाएगा, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बन जाएगा। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी मतलब कि जब मैं अपनी फाइनल पे पेमेंट कर दूंगा कि अब उसमें मैंने किसी के कोई पैसे नहीं देने हैं। समझ में आ गई बात। तो कौन कौन सा था, हम क्या समझ रहे इसका, आज जो हम बात करें वो हम कर रहे कमर्शियल बैंक के सेकंड फंक्शन में, जहाँ पर हमने बात करी कि बैंक क्या करता है, क्रेडिट देता है या फिर लोन देता है। जहाँ पर हमने पहले उसमें बात करी टर्म्स लोन में और आउटराइट लोन, वो भी आप समझे, कैश क्रेडिट भी आप समझे, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज़ भी समझे, हाउसिंग बिल्डिंग और होम लोन भी आप समझे, ठीक है। नेक्स्ट है कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन। ध्यान से इस चीज़ को समझना, जैसे कि आपकी बुक में लिखा हो कार लोन। सपोज करते हैं मुझको कार परचेस करनी है, मेरी कार है मान लो 10 लाख रुपए की, मेरे पास सिर्फ 2 लाख रुपए हैं, अभी भी मुझको 8 लाख रुपए की नीड है ना। तो मैं 8 लाख रुपए ये मैं कहाँ से ले सकता हूँ, कमर्शियल बैंक के पास जाऊँगा, कमर्शियल बैंक मुझको कार लोन, जिसको हम कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन बोल रहे हैं, उसके लिए मुझको पैसा दे देगा। क्यों पैसा दे रहा है, कि ताकि मैं अपनी कार परचेज कर सकूँ। और सेम इस चीज़ पर भी ध्यान में रखो, कुछ वर्ड को ना ध्यान में रखो। जैसे यहाँ पर मैं वर्ड एक तुम्हारी बुक में दिख रहा होगा, हाइपोथेटिकेटेड। इस वर्ड का मतलब है कि जब तक मैं अपने 8 लाख रुपए की पूरी पेमेंट बैंक को नहीं करूँगा, तब तक वो कार हाइपोथेटिकल व्हीकल बन के रहेगी। किसके पास, कमर्शियल बैंक के पास। अगर आप मेरी आरसी को भी देखोगे, आरसी मतलब जो मेरे पास जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, ठीक है, जहाँ पर मेरी कार की डिटेल्स वगैरह सब कुछ लिखी, मेरी डिटेल्स जहाँ पर सब कुछ लिखी, वहाँ पर एक और चीज़ रहेगी कि कार फाइनेंस है इसके द्वारा, जहाँ से मैंने उस कार को परचेज करने के लिए लोन लिया हो। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। नेक्स्ट जो तुम्हारी बुक में लिखा वो एजुकेशन लोन है। इसको भी आप यहाँ पे ध्यान से समझना है कि आपको कल के दिन हायर स्टडीज़ करनी हो, और हायर स्टडीज़ करने के लिए आपको पैसों की जरूरत हो, तो आप बैंक से, मतलब कौन से बैंक से, कमर्शियल बैंक के पास जाके आप अपनी एजुकेशन के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए आप लोन ले सकते हैं। और ये इस तरीके का लोन क्या होता है, मीडियम और लॉन्ग टर्म लोन होता है। ध्यान से समझना, आपने बैंक से लोन लिया, ठीक है, आपने बैंक से लोन लिया, क्यों लिया, क्योंकि आपको अपनी हायर स्टडीज़ करनी है। जब आपकी स्टडीज़ पूरी कंप्लीट हो जाएगी, जब आपकी जॉब लग जाएगी, उसके बाद आप इसकी रीपेमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान से मेरी बात समझना कि यहाँ पे रीपेमेंट स्टार्ट कब होगी, जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, जब आपकी जॉब लग जाएगी। दूसरी चीज़ जो आपकी बुक में यहाँ पे लिखी हुई है वो लिखा हुई गारंटर। एजुकेशन लोन में भैया गारंटर भी चाहिए। गारंटर आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके गार्जियंस आपके गारंटर हो सकते हैं, ठीक है। इन केस मान लो कि कल के दिन अगर मान लो किसी ने एजुकेशन लोन लिया, कल के दिन उसकी जॉब नहीं लगी या किसी वजह से वो रीपेमेंट नहीं कर पाया, उस केस में बैंक जो रिकवरी करेगा किससे करेगा, गारंटर से करेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। डिस्कशन को पहले ध्यान से सुन लेना, समझ लेना, उसके बाद बुक से रीड कर लेना। उम्मीद है कि हर एक चीज़ बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगी। अगर कुछ भी छूट जाए या कुछ ना समझ में आए तो वो आप मुझसे पूछ लेना उसको अच्छे ढंग से। एक और चीज़ है जो लास्ट है, वो लोन है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। अब पहले इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से पहले आप समझो कि इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है। जैसे कि सपोज को रोड्स, जैसे कि एयरपोर्ट्स, जैसे कि पोर्ट्स, जैसे कि रेलवेज़, एनर्जी, यूटिलिटीज़, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ठीक है, या सोशल, कोई क्रिकेट स्टेडियम वगैरह, ये जितनी भी चीज़ें आपके दिमाग में अब आ रही हैं, ये सब का सब क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। समझ में आ गया। इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा सा और डिटेल में समझना चाहोगे तो 2 तरीके के होते हैं, एक इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा आपके पास सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। इसके लिए भी आपको बहुत पैसा चाहिए, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी चाहिए इसके लिए, तो इसके लिए भी बैंक लोन्स देता है। समझ में ऐसे कहीं पे रोड्स बनानी हो, एयरपोर्ट बनाना हो, रेलवेज़ का कुछ काम हो, एनर्जी में कुछ काम करना हो, या कोई हॉस्पिटल बनाना हो, कोई स्कूल बनाना हो, इन सब के लिए भी बैंक लोन प्रोवाइड करता है, जिसको हम बोलते हैं लोन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। ये ह्यूज अमाउंट के लोन है और इनको मैं क्या बोलता हूँ, मीडियम एंड लार्ज एंटरप्राइजेस
जनरली इन लोन को लेती है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। इसमें याद रखना कि आपके यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है, अगर मुझको कोई स्कूल बनाना है, रोड्स बनानी है, कोई रेलवेज़ का कुछ काम है, तो यहाँ पे मुझे इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लगने वाली है भाई, ठीक है। तो इनका रीपेमेंट का जो पीरियड मिलता है वो मुझे 10 से 20 साल तक इनका रीपेमेंट का पीरियड मुझको बैंक के द्वारा मिलता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। और एक और चीज़ जो तुम्हारी बुक में है, वहाँ पर देखो एक वर्ड देखना, तो यहाँ पे लोन सिंडिकेशन वर्ड आपको यहाँ पर एक दिखेगा। अब लोन सिंडिकेशन वर्ड आप इस तरीके से आप समझ लो कि हमको किसी प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, मान लो 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 50,000 करोड़। तो इस केस में क्या रहेगा कि 2, 3 या 4, 5 बैंक आप साथ में मिलके लोन दे रहे हैं। तो 2, 3, 4, 5 बैंक अगर साथ में मिलके लोन दे रहे हैं तो इसको हम लोन सिंडिकेशन वर्ड बोलेंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स में एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स भी समझ में आया होगा, और जो हमने बात करी है गिविंग क्रेडिट्स और लोन, उसमें सब कुछ समझ में आएगा। एक बार बुक से आराम से धीरे धीरे करके पढ़ लेना, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। गिविंग क्रेडिट्स और लोन्स में पहला वाला टर्म लोन, आउटराइट लोन समझ में आया होगा, कैश क्रेडिट भी समझ में आया होगा, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ भी समझ में आई होगी, हाउसिंग बिल्डिंग और होम लोन भी समझ में आया होगा, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स जैसे कि कार लोन वो भी समझ में आया होगा, एजुकेशन लोन भी समझ में आया होगा, लोन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी समझ में आया होगा, ठीक है। तो इतना करते हैं। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो है थर्ड वाला है डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू।